टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का लघुत्तरीय प्रश्न में, तो आज हम लोग क्वेश्चन 14 से करेंगे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी आपको कराते जाऊँगी जो आपके चैप्टर में हैं, और जो एक्स्ट्रा है मैं उनसे भी आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। तो हम लोग इसके साथ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, आप वो भी देख लीजिएगा, ताकि इस तरह से भी कभी कुछ आए एग्ज़ाम में तो आप उसको पहले से प्रिपेयर हो और आसानी से आपके दिमाग में रहे, आप स्टडी किए हुए हो तो आराम से लिख सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस सेट है जो मैं आप लोगों को सप्लाई यहाँ पर करूँगी, ताकि आप और भी अच्छे से आप लोग कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से, कि जल को उबालने से जल की किस प्रकार की अशुद्धि दूर हो जाती है। हम लोग अक्सर जल को उबालते हैं ना, जल को उबालने से क्या होता है, जो कार्बोनेट्स होते हैं, जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो CO2 की बात, जो CO2 गैस होता है वो बाहर निकल जाती है, और जो बाकी जो होता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जल में घुले हुए जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो गर्म करने से अघुलनशील कार्बोनेट में बदल जाता है। जो पेंदे में, जो बर्तन के पेंदे में हो जाता है ना, वो बैठ जाता है वाइट वाइट सा, तो वो बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो उनको गर्म करने के बाद क्या मिलता है, हमें कार्बोनेट्स मिलता है, और CO2 और H2O। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, CO2 और H2O। ठीक है। 15 नंबर जिस तरह का क्वेश्चन है कि जल में किसकी अधिकता से दंत क्षय, हड्डी क्षय, पैर में काले चकत्ते जैसे रोग हो जाते हैं। तो पेय जल में यदि फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो तो इस तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे दंत क्षय, हड्डी क्षय। दंत क्षय और हड्डी क्षय होता है आपकी फ्लोराइड की मात्रा से, और पैर में काले चकत्ते जैसे रोग हो जाता है, जिसको ब्लैक फुट डिजीज भी कहा जाता है, तो वो आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से होती है। ये फ्लोराइड की मात्रा कहाँ पर है हमारे वेस्ट बंगाल में, तो सबसे ज़्यादा है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। और आर्सेनिक की मात्रा है हमारे बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, जैसे कि नॉर्थ और साउथ दोनों परगनाज है, 24 परगनाज है, कुछ पुरुलिया का भी हिस्सा है, तो उन सब जगहों में ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा है। क्वेश्चन 16 नंबर में हमें यही पूछा गया है कि आर्सेनिक जल को लंबे समय तक पीने से कौन सी बीमारी होगी। तो एक तो ब्लैक फुट डिजीज होगा, और दूसरी होगा कि ATP का जो तो जैसा कि ATP जो होता है, यानी कि यदि आर्सेनिक के यौगिक के साथ फ्लोराइड में मिला रहे तो शरीर के अंदर जो ATP होता है, एरोसिनी ट्राइफॉस्फेट को उत्पन्न करने में रुकावट उत्पन्न करती है। तो ये लंबे समय तक इसका उपयोग करने से, इस तरह का पानी का उपयोग करने से पाचन तंत्र खराब हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद कैंसर जैसे भी रोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कैंसर जैसे भी रोग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि 60 नंबर क्वेश्चन में ब्लैक फुट डिजीज और ये होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास छानना विधि द्वारा किस प्रकार के मिश्रण को अलग किया जाता है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपके बुक में है। तो आंसर है कि अशुद्ध जल को फिल्टर टैंक में डाला जाता है। फिल्टर टैंक में नीचे से ऊपर की ओर क्या है, कंकर, ईंट, रेत और लकड़ी के कोयले की मोटी परत बिछी हुई रहती है, जिससे अशुद्ध जल जाता है, और उसके बाद छनकर वो शुद्ध जल में फिर से बाहर निकल जाता है। तो जो सबसे ऊपर जो परत होता है वो कोयले की मोटी परत होती है, लकड़ी की कोयले की मोटी परत होती है, वो गंदगी को अब्जॉर्ब कर लेता है और शुद्ध जल जिससे कि बाहर आ जाता है। ठीक है सर। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, अम्ल और एवं भस्म में दो अंतर लिखिए, डिफरेंसेस उनके दो दो बताइए। तो अम्ल का क्या, अम्ल का जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर हमें H+ आयन देते हैं, और भस्म का जलीय घोल का आयनित होकर हमें OH- आयन देता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और भस्म का स्वाद कड़वा होता है, बीटर। ठीक है, ये डिफरेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पर डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, कि बेसिस क्या होते हैं, कि बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो बेसिस होते हैं यानी भस्म पानी में डिजॉल्व, घुलनशील नहीं होते हैं। अल्कलीज क्या होते हैं, वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर अल्कली। अल्कली उनको कहा जाता है जो बेसिस जो पानी में डिजॉल्व हो जाए, वाटर में डिजॉल्व हो जाए, तो उनको क्षार कहा जाता है। बेसिस क्या होते हैं, ऑल बेसिस आर अल्कलीज। जितने बेसिस होते हैं वो अल्कलीज होते हैं, लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। मैंने गलत बोला, ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। लेकिन जो ऑल अल्कलीज आर होते हैं, जितने भी क्षारीय हैं वो सब बेसिस होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। बेसिस क्या करते हैं कि इट न्यूट्रलाइजेस एसिड, ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जैसे कि जिंक हाइड्रोक्साइड हुआ, कॉपर ऑक्साइड हुआ, एक्सेट्रा। अल्कलीज होते हैं, ये रिलीजेस OH आयंस
ये डिसॉल्व मतलब ये रिलीज क्या करते हैं, ये OH आयन रिलीज करते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्या कि कैलासन क्या है, यानी व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच अ केमिकल इज कन्वर्टेड फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन इनटू अ सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट। कैलासन वह प्रक्रिया है, वह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके कारण कोई एक लिक्विड सोल्यूशन होता है, यानी वो सॉलिड क्रिस्टल में बदल जाता है, उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन यानी कैलासन पद्धति कहा जाता है या फिर कैलासन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 20 जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, आपके बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पर और 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, यहाँ पर है 28, 821, 218 या 281। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम होता है कितना, यहाँ हम बोर्स थ्योरी के अनुसार सबसे पहले क्या होगा, पहले जो फर्स्ट कक्ष में आएगा यानी ऑर्बिट में आएगा 2, उसके बाद 8 और जो लास्ट में बचेगा वो क्या है 1, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन, क्लोरीन माइनस आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 होंगे। आंसर वो इसलिए होगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोग के लिए लिख रखा है कि अब क्लोरीन एटम में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 7 बचते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, बाय एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम टू कंप्लीट द ऑक्टेट 7+1। तो 7+1 इलेक्ट्रॉन ये लेने के बाद इसलिए क्लोरीन माइनस आयन हो जाता है, और 8 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये बोर्स की थ्योरी के अनुसार अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में चाहिए इसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है कि ले लेता है, जिसके कारण इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए इसका लास्ट ऑर्बिट में, 8 होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा 8, ठीक है। उसी तरह से और भी मैंने क्वेश्चन 1-2 तैयार करके रखे हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन और भी लिखा है कि नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एक एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है उसका नाम बताइए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड नंबर मैंने क्वेश्चन लिखा है आप लोगों के लिए कि हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4u एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। 2 प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में है और उसका एटॉमिक मास है कितना 4u। तो इसके न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी हीलियम एटम में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमारे पास क्या दिया है 4u दे दिया है और 2 प्रोटॉन भी दे दिए हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकलेंगे, 2 निकल जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर रखा है, आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है। उसके बाद मैंने और भी तो एक क्वेश्चन और भी लिखा है, ये बहुत आता है एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉयल ऑफ ए मेटल अदर देन गोल्ड। यानी कि आप क्या समझते हैं, आप क्या देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था गोल्ड फॉयल से, मेटल से, तो यदि वो कोई और मेटल होता तो क्या ये एक्सपेरिमेंट ये कैरिड होता। तो हम क्या जानते हैं कि इफ़ द फॉयल ऑफ ए हैवी मेटल, जैसे कि जिसका न्यूक्लियस हैवी प्रोटॉन्स की संख्या हैवी हो, जिस तरह की गोल्ड है, तो गोल्ड की जगह पर यदि हम प्लेटिनम को यूज करते हैं तो देन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वुड बी द सेम, वो सेम ही होता। क्यों, क्योंकि उसका हैवी न्यूक्लियस है, प्लेटिनम का न्यूक्लियस हैवी है लाइक गोल्ड की तरह ही, तो वो एक्सपेरिमेंट हो जाता, कंप्लीट हो जाता, कैरिड आउट हो जाता। लेकिन यदि हम लाइट मेटल्स लाइक लिथियम को लेते, इफ द फॉयल ऑफ लाइट मेटल्स लाइक लिथियम लेते, तो क्या होगा कि जो मूविंग हैवी पार्टिकल्स हैं, हैवी अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो क्या करता, या तो वो पुश करता लाइट न्यूक्लियस, क्योंकि इसका तो न्यूक्लियस भी लाइट है, तो वो क्या करता कि वो हो सकता था कि वो पुश करके अल्फा पार्टिकल निकल जाता, बाहर हो जाता, वो फिर से वो डिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ पाता, तो जिससे कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो अच्छे से हो नहीं पाता। तो वहाँ पर हम लाइट
न्यूक्लियस वाले मेटल का यूज नहीं किया गया, हैवी न्यूक्लियस वाले मेटल का यूज किया गया। ठीक है, इस तरह से करके मैंने आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन तैयार किया है आप लोग देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लीजिए। मैंने यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश की है ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह से अभी हमारे पास जो आपके आंकिकी प्रश्न है यानी न्यूमेरिकल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में और करीब 14 है, 14 जो न्यूमेरिकल्स है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा और देखते रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।